हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही वैल्यूबल किताब है और बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, ख़ास तौर से यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट के सारे टॉपिक को कवर करता है। और इस किताब की अच्छी बात यह भी है कि किताब को पढ़ने के बाद, आपको चैप्टर पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आपको समरी में भी जो है लास्ट में मिलता है। तो इससे क्या होता है कि एंड में सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एंड में उसको शॉर्ट नोट में मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच हमारा ये होगा कि हम पहले से तो पढ़ ही चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरी जो वीडियो देख भी रहे होंगे यूपीएससी और पीसीएस के कैंडिडेट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले से ऑलरेडी इतिहास पढ़ चुके होंगे। और अब ये जो वीडियो आपके लिए होगा, ये वीडियो आपके जनरल परसेप्शन, आपके थाउट में जो इतिहास को लेकर जो अवधारणाएं बनी हैं और जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ें याद नहीं रहती, तो अब आपको इन वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें याद रहेगी, शॉर्ट में याद रहेगी। और ये मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि ज़्यादा एग्ज़ाम में याद नहीं रहता। ठीक है, तो किताबों को समराइज़ करके पढ़ना चाहिए। तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा, पूरी तरीके से ख़त्म किया, और चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 1 एक वीडियो में, चैप्टर 2 2 वीडियो में, और ये हमारा चैप्टर 3 है। लेकिन चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को और भी समराइज़ करके देख लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने यही पढ़ा था कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है। ठीक है, तो हमने देखा था कि सोर्सेस मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स आज मौजूद है। तो सबसे पहला सोर्स जो कि इम्पीरियलिस्ट शासन क्राउन के अंदर में था, तो क्राउन के पास जितने भी जो कानून और जो भी चीज़ें होती थी उसको लिखा जाता था, सारी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, सिविल सर्वेंट के पास भी सारा डॉक्यूमेंट उस टाइम का सारा मौजूद, तो एक सोर्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब उस समय की जितनी एक्टिविटीज़, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, तो वो सब एक इतिहास के, मॉडर्न इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन साक्ष्य हमारे लिए प्रोवाइड करती है। उस ज़माने के अखबार, ठीक है, जो इशू की जाती थी, तो वो भी इतिहास को पढ़ने के लिए एक सोर्स है। ठीक है, तो जो जजमेंट जजों के द्वारा दिया जाता था, वो भी एक तरह का इतिहास का एक सोर्स हो गया। और उस समय के लोगों ने जो भी किताबें लिखी, राइटर ने जो भी किताबें लिखी, तो वो भी इतिहास का एक अच्छा खासा रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत ही कम है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ऑथेंटिक है। चलिए, ये चैप्टर हमारा पहला था कि इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है। चलिए, दूसरा चैप्टर में हमने देखा कि अब हिस्ट्री को पढ़ने के काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थाउट है, अलग अलग स्कूल ऑफ थाउट। ठीक है, तो अलग अलग थाउट में इतिहास का जो है रूपरेखा थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। तो कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है, सबाल्टरियन अप्रोच, कम्युनलिस्ट अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच, लिबरल, न्यू लिबरल, ठीक है, फेमिनिस्ट, और फिर उसके बाद ये लास्ट हो गया। तो इतने सारे हिस्ट्री के पढ़ने के स्कूल ऑफ थाउट है। ठीक है, तो कॉलोनियल अप्रोच यही था कि अपनी रूल को सही ठहराना, और इसके लिए उन लोगों ने किताबें लिखी और भारत के इतिहास को थोड़ा चेंज करने की कोशिश किया। तो इतिहास लिखने वाले में जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ, 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, आंसर में लिखने के लिए काफ़ी है। ठीक है, और कॉलोनियल अप्रोच यही था कि इतिहास को जो है भारत को असभ्य बताना और अपने रूल को जस्टिफाइड करना। ठीक है, अपने शासन पद्धति को यहाँ सही ठहराना और असभ्य बताकर भारत को अपने सत्ता अधीन रख करके सभ्य बनाने की जो है झूठी राह अलापना। तो इनके जो दायित्व
राइटर जो थे उस ज़माने के, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, तो इन लोगों ने ये झूठा इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया। कॉलोनियल अप्रोच की बात अगर हम करें तो फिर नेशनलिस्ट अप्रोच ये आया जब भारत में पुनर्जागरण हुआ। और उस ज़माने में दो तरह के आप इससे रिलेट कर सकते हैं। एक तो हमारे नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाले जो नेता थे, जो भारत की स्थिति को बता रहे थे आवाम के सामने सरल भाषा में, और दूसरे एक वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे कि जो इतिहास के पीछे स्टडी कर रहे थे और इतिहास को सही करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और R.C. मजुमदार भी थे, दादा भाई नेरोजी जो कि एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता सेनानी के पथ में पंक्तियों में गिने जाते हैं। तो ये नेशनलिस्ट अप्रोच था जिसमें इतिहास को जो बिगड़ी हुई जो रूपरेखा कॉलोनियल इरा की उसको सही करके प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच ये भारत में आया दो किताब के माध्यम से। एक किताब के राइटर थे R.P. दत्ता और दूसरे राइटर थे R.S.A.R. देसाई। तो इन विचारधाराओं की किताब के माध्यम से ये विचारधारा भारत में फली फूली, और फिर देख सकते हैं कि इस किताब का पब्लिश तकरीबन भारत में 1965 में किया गया था। ठीक है, यानी कि R.P. दत्त, A.R. देसाई। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच यही है कि देश में जो है कोई कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, पूंजीवादी गवर्नमेंट माइंडसेट नहीं होनी चाहिए, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, कोई हायर कास्ट, कोई अपर, कोई लोअर, कोई मिडिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब एक क्लासलेस सोसाइटी में आनी चाहिए। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच यही था कि समाज में समानता स्थापित करना। नेक्स्ट एक स्कूल ऑफ थाउट हो गया सबल्टेनियर अप्रोच। इसमें रणजीत गुहा का रोल है, और इनका मानना है कि कॉलोनियल इरा को कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इन लोगों का योगदान आज़ादी में बहुत ही नग्न है। तो ये अप्रोच इन्होंने इतिहास को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया। कम्युनलिस्ट अप्रोच में यही है कि हिंदू और मुसलमान के टाइम को जो है दोनों को धार्मिक सेंस से देखा जाता है, और कहा जाता है कि दोनों में कभी मेल मिलाप नहीं रहा और एक दूसरे के प्रति जो है काफ़ी सेंसिटिव रहा करते थे। तो ये अप्रोच जो कोशिश की गई है मुसलमान राइटर के द्वारा की गई है और हिंदू राइटर के द्वारा की गई है। मुसलमान राइटर के उन लोगों के द्वारा की गई है जो मुस्लिम आइडियोलॉजी को शिद्दत थोड़ा सा इख्तियार करते हैं, और हिंदू आइडियोलॉजी को जो लोग थोड़े से जो है वर्चस्वता की तरफ जो है थोड़ा से तीव्र गति से उस चीज़ को ज़रा उभारने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों ने समाज में थोड़ी सी जो है एक रिलीजियस सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया। तो ये कम्युनिस्ट अप्रोच था इतिहास को पढ़ने का। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थाउट ये लंदन से निकल कर के आया। यहाँ पर दो थाउट पैदा हुए, एक था लिबरल उदारवाद, ठीक है, और दूसरा था न्यू लिबरल। ठीक है, उदारवाद का समझ ही रहे होंगे कि डेमोक्रेसी के पक्षधारी हैं, और लिबरल जो है सोशलिस्ट और जो है फ्री इकोनॉमी की तरफ जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो है ये बढ़ावा देते हैं। और न्यू लिबरल का मतलब ये हुआ कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि समाज में जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट माइंडसेट भी हो। ठीक है, अगला था फेमिनिस्ट अप्रोच। तो फेमिनिस्ट में यही था कि महिलाओं का योगदान इतिहास में क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं का भूमिका आज़ादी में क्या थी। तो इन भूमिकाओं को सही रूप से जो भी दिया जाता है तो इसको ये अप्रोच फेमिनिस्ट अप्रोच कहा जाता है। तो हमने देखा कि काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थाउट है हिस्ट्री को पढ़ने का। ये लेसन नंबर 2 मैंने बहुत शॉर्ट में आपके सामने ये बता दिया। तो अब लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और लेसन नंबर 3 आप चैप्टर देखेंगे एडवेंचर ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो अब जैसा कि हेडिंग है कि एडवेंचर मतलब भारत की तरफ जो है सफ़र तय करना यूरोपियन का, ये एक उनके लिए एडवेंचर था, एक बहुत ही नई बात थी। ठीक है, और ये नई बात कैसे पैदा हुई, चूँकि उनके सामने यूरोपियन के सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ा हो गया। ये चुनौती ये था कि 1453 में इस्तांबुल, जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, तो इस्तांबुल जीतने के बाद यानी कि ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से तुर्क के कब्ज़े में आ गया, जो कि मुस्लिम सल्तनत के अंदर में आता था, इस्लाम के अंदर में आता था।
तो 1453 में जब ये ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से फतह हो गया, जीत गया 1453 में, तो जो यूरोपियन का व्यापार जो होता था, जो लैंड रूट के माध्यम से होता था, किसके माध्यम से, मेडिटेरियन मध्य सागर के रूट से होता था, लैंड से नहीं, सॉरी, मध्य सागर से जो होता था, ये व्यापार हमारे देश भारत से होता था, हिंद से होता था, तो ये व्यापार रुक गया। ठीक है, तो उस समय में क्या व्यापार करते थे ये लोग, ये व्यापार होता था स्पाइस का, ठीक है, कैली स्पाइस का होता था, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, मसाले का, समझिए मसाले का जितना भी आइटम था इसका व्यापार होता था, सूती कपड़े का व्यापार होता था। तो इस कपड़े का व्यापार तो फिर यूरोपियन के साथ हिंद का जो है हो तो रहा था, वो कर तो रहे थे, लेकिन चूँकि कॉन्स्टेंटिनोपल जीत जाने के बाद वहाँ पर एक भारी भरकम चुंगी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। किन लोगों को देना पड़ता था? मुस्लिम सल्तनत खलीफा को देना पड़ता था, यूरोपियन लोग को। तो उनको ये, चूँकि वहाँ पर रिनेसेशन भी आया था, यानी कि पुनर्जागरण भी आया था, वो लोग नई विचारधाराओं में जो है ओत पोत हो रहे थे, उनकी मानसिकता बहुत तेज़ी से जो है विकसित हो रही थी, डेवलप कर रही थी। अब एक तरफ 1453 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा रुकावट इनके लिए ऑटोमन एम्पायर वहाँ पर सुदृढ़ होने के बाद सामने खड़ी हो गई। ठीक है, तो अब इन लोगों ने और भी नए टूल्स खोजना शुरू कर दिए, नए जो है और तरीके खोजना शुरू कर दिए। और उस ज़माने में यूरोप में समझिए कि बड़ी तेज़ी से जहाज़ों का निर्माण हो रहा था, नए विचारों का निर्माण हो रहा था, नई खोजी दस्तों का जो है एक बहादुरी से जो है चीज़ें चल रही थी। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा था, बहुत उत्साह था। तो वो चाहते थे कि मुस्लिम जो कि यहाँ पर एम्पायर यहाँ पर हो गया, इनको कैसे बाईपास करे और अपना जो है पैसा, जो चुंगी बहुत भारी देना पड़ता है, इसको कैसे बाईपास किया जाए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले पहल कदम समझिए उठाया गया 15वीं सेंचुरी में स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, तो वही एक में हुआ करता था, शायद स्पेन और पुर्तगाल एक में था। तो वहाँ के एक राजा थे हेनरी, ठीक है, लॉर्ड हेनरी। तो 1454 में ये प्लानिंग हुआ था कि जो है यहाँ का इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो व्यापार के ऊपर जो बढ़ा है, क्रिश्चियन फेथ के ऊपर जो इनकी वर्चस्वता बढ़ी है, इसकी वर्चस्वता को कम करने के लिए एक ऐसा रूट हम लोग को ढूंढना चाहिए जो कि बीच में किसी भी जगह पर मुस्लिम सल्तनत को, यानी कि ऑटोमन एम्पायर को बाईपास कर दे और किसी को चुंगी देना ना पड़े। तो ऐसा कोई ट्रेड रूट हमें खोजना चाहिए। तो मुसलमानों की वजह से ही यूरोपियन को, चूँकि रेनेसेशन भी आया था, पुनर्जागरण, और दूसरी तरफ जो 1453 में जो रुकावटें पैदा हुई थी और एक नए रास्ता खोज करने की जो है इनको प्रेरणा मिली। और ये नई रास्ता खोज 1498 में आप समझ सकते हैं, वास्को डी गामा जो है भारत का केप ऑफ गुड होप के रास्ते, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये जो है भारत में आगमन करने में सफल हो गए। ठीक है, 1454 में ही ये तैयारी चल रही थी, इसका जो है पूरी तरीके से सारा चीज़ हो गया था। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है कह सकते हैं कि नेविगेशन के लिए भी जो है इन्वेंशन हुए, और लोगों के अंदर समझिए कि एक नया विचारधाराओं में यहाँ के लोग काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, तो इतना दुस्साहसी कदम उठाने का जो है इनको हौसला इस वजह से आया क्योंकि ये एक नए आइडियोलॉजी की तरफ जो है आगे बढ़ रहे थे, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब यूरोपियन यहाँ पर आए, यानी कि वास्को डी गामा यहाँ पर कदम रखा 1498 में। फिर आगे की क्या हिस्ट्री रही, अब उन्होंने हमारे साथ व्यापार किया या हमारे ऊपर शासन किया, तो ये आगे के चैप्टर में हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। देखिए, अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे वीडियो आपको शो करता है, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। ठीक है, वीडियो लाइक करोगे तो वीडियो मैं जो अपलोड करूँगा तो आपको दिखेगा, और अगर लाइक नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।